हो, समरी नोट्स बनाई हुई हैं। ये जो समरी नोट्स हैं, हम इसके द्वारा पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत को कवर करने की कोशिश करेंगे। दिस वुड बी आवर पर्पस। आपको इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने कुछ कुछ एक्स्ट्रा, मतलब क्या नाम है, कहीं हम कुछ अलग कर रहे हैं या कुछ क्या नाम है, देयर इज समथिंग डिफरेंट और आपको ये करने की जरूरत है या कुछ और करने की जरूरत है। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत नेसेसरली इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दी एंड हम इसी किताब को करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू यूज दैट बुक इन हैंड। हम उसको यूट्यूब पे या फिर क्या नाम है क्लासेस में यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उसके नोट्स बना रखे हैं और हम उन नोट्स के थ्रू बेसिकली स्टडी करेंगे। सो व्हेन आई एम टीचिंग यू अ चैप्टर, इन थियरी आपके पास वो चैप्टर उसी किताब का खुला हुआ होना चाहिए और उसी किताब को आप रेफर करके बेसिकली उसको समझने की, उसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। आर वी क्लियर अबाउट दिस? आई होप सो। अगर नहीं है तो आप इस समय ये वाले क्वेश्चंस को डायरेक्टली पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। एनीबॉडी एल्स? इट्स अ फाउंडेशन संदीप। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मेंस के लिए। मेरे भाई, मेंस और प्रीलिम्स में कोई सिलेबस का डिफरेंस नहीं है पॉलिटी में। ये कर लोगे तो वो हो जाएगा। दौड़ने से पहले बच्चा चलना सीखता है, थोड़ा सा तो विश्वास कीजिए। आप हमेशा, जो भी बच्चा कोशिश कर रहा है कि मैं सबसे पहले फर्स्ट आ जाऊं रादर देन बेसिकली कवरिंग द डिस्टेंस, उसके साथ समस्या क्रिएट हो जाएगी। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस है, क्लास तो शुरू करने दो मेरे भाई, कि सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। पहले सिर्फ और सिर्फ हमें लक्ष्मीकांत को समझना है। वंस वी हैव अंडरस्टूड द लक्ष्मीकांत, वी कैन एक्चुअली डू एनीथिंग एल्स एंड वी कैन बिल्ड अप ऑन दैट। अगर वो किताब को नहीं करेंगे, हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वी वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स इन आवर लाइफ एनी विच वे। अंडरस्टैंड दैट? प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद ही तो मेंस दोगे, मेंस के बाद ही तो इंटरव्यू दोगे। पहले दिन जो बच्चा इंटरव्यू की प्रिपेयर करता है, वो बेसिकली लास्ट दिन तक इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाता है। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रादर देन एक्चुअली प्रोबब्ली लुकिंग एट द वियर्ड क्वेश्चंस। आई शुड एक्चुअली स्टार्ट। ओके, मेरा पर्पस जो है वो उसको मैं आज पूरा करना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास 1 या 2 दिन से जो टेक्निकल मिस्टेक्स आ रही थी, नाउ वी कैन नॉट एक्चुअली कीप ऑन गोइंग ऑन दैट। Great, so it is necessary that we start with that. चलिए, सबसे पहले मैं आपको पॉलिटी के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। लेट्स बिगिन आवर क्लास। पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 के करीब टॉपिक हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 40 टॉपिक्स। ठीक है, 40 के करीब ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो पॉलिटी के अंदर टोटल 40 टॉपिक्स आएंगे। इन टॉपिक्स के अंदर टोटल 10 टॉपिक्स जो हैं, इससे 5 क्वेश्चंस आते हैं मिनिमम, और इसके बाद जो बाकी बचे हुए 30 टॉपिक हैं, इससे बाकी बचे हुए 5-6 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चंस इन 10 टॉपिक से, 5-6 क्वेश्चन इन 30 टॉपिक से, एंड देन 2 या 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा इतने मिसलेनियस होते हैं जिनको हम किसी टॉपिक में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। नाउ इसको जानने के लिए कि कौन से 10 टॉपिक से 5-6 क्वेश्चंस आते हैं और कौन से 30 टॉपिक से 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के, पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखना एक बार बनता है। अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को देखेंगे तो यू वुड एक्चुअली जनरली अंडरस्टैंड कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, पार्लियामेंट एंड कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस, ये जो प्राइमरली मेन चीजें हैं, इन चीजों से हर साल एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस मिनिमम यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेती है, सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स के ऊपर अगर हम फोकस किया जाए। पार्लियामेंट वाला चैप्टर काफी लंबा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारे से सब टॉपिक्स भी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इसके अंदर ये है, एंड द यूनियन गवर्नमेंट भी मैं इसके साथ ऐड करना चाहूंगा, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं। तो ये दोनों टॉपिक मिला के काफी लंबे टॉपिक होते हैं, लेकिन अगर हम फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन सारे के सारे पढ़ के चले जाएं और सारे के सारे के ऊपर मॉक प्रैक्टिस कर ले, तो कोई भी अच्छा बच्चा हर साल मिनिमम नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के पॉलिटी के क्लियर कर लेगा। इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस है उसके अंदर से 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, इमरजेंसी प्रोसीजर्स हो गए, स्टेट के रिलेशंस हो गए, सिटीजनशिप हो गए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑल ऑफ दीस थिंग्स। रेस्ट ऑफ एवरी सिंगल अदर टॉपिक इन द पॉलिटी विल इंक्लूड एटलीस्ट 5 to 6 टॉपिक्स, 5 to 6 क्वेश्चंस, सॉरी। एंड देन जो उसके बाद जो बाकी बचे हुए 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़े से मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं। मिसलेनियस में से कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड, कुछ ऐसी नई चीज जो कि बुक्स में मेंशन नहीं है, उसको यूपीएससी पिक कर लेता है कहीं से, करंट न्यूज़पेपर में या उस साल की कोई कंट्रोवर्सी होती है उससे पिक करने के, उससे पूछने की, या एक जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस कुछ पूछने की कोशिश करता है, जो कि हम डायरेक्टली बुक्स या फिर सब्जेक्ट मैटर के अंदर नहीं दिया होता है। ये आपके पॉलिटी के 15 क्वेश्चंस का बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है हर साल का, राइट? नाउ कोशिश, इसका मतलब कहने का क्या मतलब है, जो ये 5 से 6 क्वेश्चंस जो आएंगे, इनके चैप्टर्स जो हैं वो पहले से ही मैं बता रहा हूं, लिटरली फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ ये जो 4 चैप्टर है, एंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड द डेफिनेशन, आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस पता होने चाहिए। अगर इस बारे में ये 5 चीजें आपको पता चल गई, मैं आपको बता रहा हूं, आपको 5 क्वेश्चन हिट करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और उसके बाद जो बाकी चीजें हैं, बाकी जो 30 चैप्टर है, 30 के करीब जो टॉपिक्स हैं, उनके 5 क्वेश्चन आएंगे, राइट? दिस इज डन। चलिए, नाउ व्हेन वी से पॉलिटी, हम जब पॉलिटी कहते हैं तो पॉलिटी होता क्या है, पहले ये बात हम समझने की कोशिश कीजिए। पॉलिटी इज बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन। 70% ऑफ पॉलिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना। अगर आप लक्ष्मीकांत की किताब को उठा के देखोगे तो वो 600 पन्ने की किताब है, लेकिन उसमें 450 पन्ने में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा रहा है। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारे देश की रूल बुक है, हाउ आवर कंट्री वुड बी रन। हमारा कंट्री जो है, हमारा देश जो है, उसकी राज्य व्यवस्था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी गवर्नमेंट, उसके लॉज किस रूल्स के बेसिस पे चलते हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट इज मेंशन्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द 70% ऑफ आवर सिलेबस। ये हमारा 70% सिलेबस है। तो जिस भी बच्चे ने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लिया, उसने 70% पॉलिटी पढ़ ली। नाउ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 70-75 साल पहले बना था, सो देयर आर सम थिंग्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई, तो जो रेस्ट ऑफ द चीज है 30% वो आ जाती है।
the part of Indian administration, the part of Indian government, those are not written in the constitution. That is also called as the polity. वो भी राज्य व्यवस्था का ही हिस्सा है, लेकिन वो संविधान नाम की किताब में नहीं लिखे हुए। तो हमारा पहला पर्पस रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली वांट टू एंटेल टू डू। कॉन्स्टिट्यूशन को हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, लेट्स बिगिन विद दैट। चलिए छोड़िए बाकी सारी चीजों को, छोड़िए, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जिसके बेसिस पे हमारा पूरे इंडिया का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द कंट्री इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ दिस बुक। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, चीफ मिनिस्टर है, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, यूपीएस है, यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, देयर आर लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, व्हाटएवर इज हैपनिंग इज बेसिकली हैपनिंग बिकॉज़ वी हैव रिटन अ पर्टिकुलर बुक कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे देश की यूनियन गवर्नमेंट कैसे चलती है ये लिखा हुआ है, हमारे देश की स्टेट गवर्नमेंट कैसे चलती है ये लिखा हुआ है, हमारे देश की पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज चलती है ये लिखा हुआ है, और उसके अलावा इन सब के एक दूसरे के साथ जो रिलेशंस हैं वो लिखे हुए हैं, साथ ही साथ इंडिया के जो सिटीजन्स हैं और उनके जो राइट्स हैं वो भी लिखे हुए हैं। एंड देन इन सब के होने के बावजूद देयर आर सम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आल्सो। To learn about each and every one of them is basically what we mean by learning the constitution or what we mean by the learning the polity। ये वाली चीज होती है, ठीक है। Now constitution क्योंकि हमारा 26 जनवरी 1950 से कमेंस हुआ था, 1950 से कमेंस हुआ था, तो इसके पहले के दो चैप्टर और रहते हैं। इसके पहले के दो चैप्टर कौन से हैं? इसके पहले के दो चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन के, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ 3 years which is called as the making of constitution। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल का वो प्रोसेस है। एंड देन क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर अंग्रेजों के राज का, ब्रिटिश रूल जब हम पे रूल किया करते थे तो उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। सो देयर इज अ स्मॉल चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड एज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आल्सो। एक वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक चैप्टर रहता है जिसको हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए सीखना पड़ता है। तो अगर कोई भी चीज होती है तो हमें एक बार थोड़ा तो उसके पीछे में उसका कॉन्टेक्स्ट, उसकी भूमिका, उसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। एंड दैट इज कॉल्ड एज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सिंपल और सरल भाषा में अर्थ यह है कि अंग्रेजों के जाने से पहले, 1947 से पहले अंग्रेजों ने कौन कौन से ऐसे कानून बनाए थे जिससे आज हमारा प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस और इंपैक्ट होता है। अंडरस्टैंड दैट? मतलब कि जो पहले वाला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल, अगर आप अपनी किताब उठा के देखोगे जिसके अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, तो दिस चैप्टर इज बेसिकली टेलिंग अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट एंड द अमेंडिंग एक्ट। ये वो वाले एक्ट्स हैं, ये वो वाले कानून हैं जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाए थे और एक्चुअली में दो पहले बनाए 1773 में, उसके बावजूद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी न किसी तरीके से इंपैक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड देन जब ये खत्म हो जाएगा तो हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे 3 साल का, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा संविधान आखिर बना कैसे था। तो ये जो दोनों चैप्टर हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, ये दोनों के दोनों ओवरलैप चैप्टर पढ़ते हैं, राइट। पॉलिटी के अंदर भी वो चैप्टर होता है और वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी ये दोनों के दोनों चैप्टर होते हैं। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है इस ओवरलैप चैप्टर से, तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला भी क्लेम कर सकता है कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था प्रीलिम्स में, और पॉलिटी वाला भी क्लेम कर सकता है कि ये पॉलिटी का था। आज मेरा पर्पस आपको सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने से पहले इंडिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ाना है, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्जेक्टली इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ डिड इट कम। नाउ कोई भी बच्चा, आपको मैं सबसे पहले एक मैप बना के देता हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू अंडरस्टैंड दिस मैप, वेल यू हैव एक्चुअली क्लियर्ड द होल कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारा देश किस प्रकार से काम करता है। पहले 1750 से पहले, 1750 से पहले अगर आप जाएंगे, 1750 से पहले, तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे के पूरे विश्व में जहां पर भी जाएंगे, चाहे इंग्लैंड हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, जापान हो गया, यूरोप हो गया, हर जगह पे मोनार्की होती थी। मोनार्की का मतलब होता है एक राजा, किंग का होना। नाउ व्हाट मोनार्की एक्चुअली मींस इज दैट कि वन पर्सन हैज ऑल एंड एवरी सिंगल पावर। हर प्रकार की जो शक्ति है, हर प्रकार की जो पावर है, वो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को दे देना, इस चीज को कहते हैं मोनार्की, इस चीज को कहते हैं राजा। नाउ सोसाइटी के अंदर अलग अलग प्रकार की पावर होती है, जो कि हमने आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी हमने रियलाइज किया कि वो सोसाइटी के अंदर वो जो पावर है वो अलग अलग लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। एक होती है लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि सोसाइटी के लिए जब सारे के सारे जो लोग रह रहे हैं ग्रुप में, उनके लिए कानून कौन बनाएगा, दैट इज द लेजिस्लेशन, उसका मतलब कानून बनाने की शक्ति। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि सरकार चलाने की शक्ति, काम कौन करेगा। और तीसरा होता है जुडिशियल पावर, यानी कि लॉ को इंटरप्रेट करने की शक्ति। पहले ये तीनों की तीनों जो पावर्स होती थी एक किंग के अंदर, एक मोनार्क के अंदर इकट्ठी होती थी। नाउ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक मॉडर्न कंट्री जो है वो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलने की कोशिश करता है, ताकि देश या सोसाइटी के चलने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो थोड़े से स्टेबल रहें। अगर आप देखेंगे मोनार्की में क्या होता है कि अकबर जब पैदा होता है तो वो राजा बनता है, तो वो अपनी मर्जी से बेसिकली राज्य को चलाता है। अकबर के बाद अगर औरंगजेब आ जाता है तो वो अपनी मर्जी से किसी भी कानून को चेंज कर देता है, कुछ भी नया रूल इंप्लीमेंट कर देता है। तो अगर अकबर किसी टैक्स को लगाता है, लेट्स से कि अकबर कहता है कि बेसिकली रिलीजन के बेसिस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, औरंगजेब के आने पे वो रिलीजन के बेसिस पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर देता है। व्हाई इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल क्यों? किंग जो होता है वो बेसिकली किसी भी रूल और किसी भी रेगुलेशन को अपनी मर्जी, लिटरली अपनी मर्जी की बेसिस के ऊपर चेंज कर सकता है। द रीजन ऑफ मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कि जो भी आदमी रूल कर रहा हो, जो भी आदमी गवर्नमेंट चला रहा हो, वो अपनी मर्जी से चीजों को चेंज ना कर पाए, वो सिर्फ वही कर पाए जो कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इससे एक तो सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है, और दूसरा जो पावर है जो थोड़े से टोटलिटेरियन या फिर डिक्टेटोरियल इंटेंशन के जो लोग होते हैं, उनके पास वो पावर को कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए किसी भी तरीके से। दैट इज व्हाट द आइडिया इज। नाउ 1750 से पहले सारी की सारी मोनार्कीज थी। व्हेन वी कम टू इंडिया, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्रेजेंट डे, आज की अगर मैं बात करूं तो हमारा देश किस प्रकार से चलता है। हमारे देश के अंदर एक लोकसभा बनाई गई है, ये बात पे आएंगे, ठीक है। देयर इज अ लोकसभा, दिस इज नथिंग स्पेशल। लोकसभा का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ 500 इलेक्टेड पीपल, 543 टू बी मोर प्रिसाइज, 543 इलेक्टेड पीपल।
देन साइमल्टेनियसली हमारे इस देश के अंदर एक और होती है जिसको कहते हैं राज्यसभा। दैट इज अ ग्रुप ऑफ 245 पीपल। ठीक है, ये दो अलग अलग ग्रुप है, 543 डिफरेंट पीपल, 245 डिफरेंट पीपल। इन दोनों को कंबाइन करके वी कॉल देम द पार्लियामेंट। हम इन दोनों को कहते हैं ये पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट इज जस्ट अ वर्ड। पार्लियामेंट का मतलब होता है असेंबली ऑफ पीपल। कोई खास ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। पार्लियामेंट का मतलब जहां पे बहुत सारे से लोग एक साथ ग्रुप में खड़े हुए हैं किसी ऑफिशियल अथॉरिटी के साथ, और क्योंकि ये देश के कॉन्टेक्स्ट में है तो इनकी ऑफिशियल अथॉरिटी होती है लॉ बनाने की। दिस इज कॉल्ड एज द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताने की कोशिश की है, देयर वाज अ किंग, देयर यूज्ड टू बी अ किंग और अ मोनार्क। आप किसी को भी इमेजिन कर लीजिए, लेट्स से कि अशोक था या फिर अकबर था। किंग और मोनार्क के पास तीन शक्ति होती थी। सबसे पहली वाली लेजिस्लेटिव, ये आदमी कोई भी किसी भी प्रकार का देश के अंदर लॉ बना सकता था। ठीक है। दूसरा, इसके पास पावर होती थी एग्जीक्यूटिव, ये आदमी एक प्रकार से सरकार था। ही वाज द गवर्नमेंट इन हिमसेल्फ। एग्जीक्यूटिव का मतलब है इन कानून को इंप्लीमेंट करने की शक्ति भी अपने पास रखता था। ये एक प्रकार से सरकार था, सिंगल इंडिविजुअल वन पर्सन की सरकार थी। दूसरा, उसके बाद ये न्याय भी दे सकता था और जुडिशरी का भी जो काम था वो ये किया करता था। ऑब्वियसली ये अपने काम को डेलीगेट भी करता था। मतलब कि हर एक राजा के मंत्री भी होते हैं, तो राजा अगर कुछ कानून बनाना चाहता है, कुछ डिस्कस करके कुछ करना चाहता है, तो वो अपने मंत्रियों से डिस्कस करके कर लेता था। वो मंत्री इसकी सरकार भी चलाते थे, लेकिन इसकी फाइनल मर्जी होती थी। जरूरी नहीं है इसको मंत्री की बात मानना। तो ये तीनों की तीनों शक्तियां एक आदमी के पास होती है। साथ ही साथ पुराने समय में जो भी मोनार्की होती है, उन राजाओं के पास मिलिट्री की यानी कि आर्मी की भी पावर थी। मिलिट्री की और पुलिस की भी जो शक्ति होती है वो बेसिकली राजा के अंदर होती है। दिस इज व्हाट एक्चुअली स्टेट इज। ये पूरी की पूरी स्टेट के अंदर जो एक सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी शक्ति थी। नाउ दिस इज नॉट हैपनिंग इन लॉट ऑफ कंट्रीज टुडे। आजकल हम एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशंस बन चुके हैं। वो एवोल्यूशन जो है कम से कम नहीं तो पिछले 250 सालों से चल रही है। उस 250 सालों की एवोल्यूशन का असर ये हुआ है कि हमने ये जो तीनों की तीनों जो पावर्स हैं, ये तीनों की तीनों पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इफ इट इज इन वन हैंड दैट इज कॉल्ड एज द मोनार्की, बट अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग हिस्सों में बांट दे सोसाइटी के, तो उसको हम दूसरे जो मॉडर्न डेज की जो सोसाइटीज है वो बोलेंगे। तो लेजिस्लेटिव शक्ति हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर बेसिकली इन लोगों में, जिनको हमने असेंबली का, लोकसभा का और राज्यसभा का नाम दिया हुआ है, इनके अंदर हो गई है। ऑलराइट। सो अगर आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को पार्लियामेंट बिल्डिंग कहते हैं। और उस पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर समय समय पर ये लोग ग्रुप में जाते हैं, 543 लोकसभा के लोग, 245 राज्यसभा के, और ये मिलके देश के लिए कानून बनाते हैं। तो जैसे कि अगर आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो तो आपका 200 रुपए का चालान कट जाएगा, लेकिन ये किस वजह से 2000 रुपए का या जो भी 5000 रुपए का चालान कट जाएगा, वो क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि एक दिन इन सब लोगों ने मिलकर ऐसा डिसाइड किया था, और ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है कि व्हेन दीस पीपल डिसाइड दैट बिकम्स द लॉ ऑफ द कंट्री। दूसरा, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि ये जो लोग 543 लोग हैं, ये सब के सब इलेक्शंस के द्वारा बनाए जाएंगे। ऑल ऑफ दीस पीपल शैल एक्चुअली बी मेड थ्रू इलेक्शंस। इनको इलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि हम राजा के देश में नहीं रहते हैं, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट होगी और जो कानून बनाने वाला होगा वो लोगों के द्वारा खुद चुना जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। वैसे